तो आज जो बात करने वाले हैं वो है MT-15 जो वर्जन 2 है। इसके बाद वर्जन 3 जो आई गया है जिसमें क्विक शिफ्टर बाकी थोड़े और इंस्टॉल हुए हैं फीचर्स। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो वर्जन फर्स्ट की है। इसमें जो टॉप स्पीड मेरी अभी तक गई है वो 125 127 गई है। बाकी और बोलने को तो बहुत जने बोलते हैं कि 135 140 145 ऐसे जैसे इतना कुछ, लेकिन भाई मैंने टच किया है लेकिन नहीं होता इतना, बहुत डाउन में दब जाती है भाई टॉप स्पीड में। तो इसका ओवरऑल कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को 2 ईयर्स के समथिंग हो गए हैं, इसको ऊपर ही हो गया 1-2 महीना। तो इसमें 155 सीसी का अपन जानते ही हैं कि 155 सीसी का और 18 bhp कुछ पावर इसमें मिलती है। लेकिन जो पिकअप परफॉर्मेंस है ना भाई कमाल की है। जो RPM मीटर जो 7000 के ऊपर जो VVA एक्टिवेट होता है ना, सही में यामा का एक अलग ही टेक्नोलॉजी लेवल है वो। तो उसके लिए जानने के लिए वो VVA क्या किस तरीके से काम करता है तो आप यूट्यूब पर सर्च मार के या गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। तो ओवरऑल लुक कुछ अपने MT-15 का ऐसा है। और इसका राइड और एक्सपीरियंस वो कैसा क्या है भाई। पहली बात में MT किस चीज़ में टॉप है और किस चीज़ में नहीं है तो वो सारे इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बने रहना और ध्यान से आंखें खोल के कान खोल के अच्छे से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बाकी अगर कोई टॉपिक कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे उसको। और ये लुक में परफॉर्मेंस में A1 टॉप क्लास है, क्योंकि इन्हीं 2 वजह से ही है भाई। जो यामा का इंजन है और होंडा का इंजन में तो मतलब पता ही है कि कितना स्मूथनेस और रिफाइन आता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का मैंने लुक दे रखा है इसको। और अपन रूल्स ना तोड़ने के लिए इसके लिए नंबर प्लेट नीचे मड गार्ड पर लगा दिया ताकि छींटे भी नहीं आए और ज़्यादा मेरे को ज़्यादा छपरी लुक भी नहीं आए, क्योंकि शेडल स्टे के साथ में ऐसा इतना ज़्यादा लगता नहीं है बकवासी। तो ओवरऑल अभी करते हैं राइड स्टार्ट यहाँ से और चलते बात करते हैं क्या सीन है। और ये मेरी रनिंग हो चुकी है इसकी 26-27 हज़ार के समथिंग, क्योंकि अभी जो लास्ट सर्विस कराई थी उसमें किलोमीटर में तो 28 हज़ार के समथिंग हो चुका है रनिंग। और अभी भी मक्खन भाई टाइम पे और बच्चे सर्विस होती है ना तो भाई बढ़िया स्मूथ ही चलती है, बढ़िया चलती है और वैसा ही स्वाद आता है। तो इसमें वो नहीं है कि अभी स्पोर्ट्स बाइक है तो 1 साल बाद डाउन पड़ गई, जैसे पल्सर में या बाकी सब में इनमें कई बार देखने को मिलता है। तो इतना राइड कर लिया जैसे उज्जैन राइड, बाकी यहाँ पर शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड, संडे राइड, पता नहीं कितने कितने राइड। भाई लॉन्ग राइड पे भी कंफर्टेबल है, थोड़ी सीट क्या आएगी थोड़ी कुशनिंग कम है, लेकिन राइडर के लिए बेस्ट है। पिलियन के लिए तो मतलब बहुत गंदी है, इतनी गंदी है कि मतलब थोड़ा सा जाओगे ना 2-5 किलोमीटर तो उसमें ही बैंड बच जाती है। और बाकी भाई डिपेंड करता है कौन कितना क्या हेल्थी है, कितना क्या कैसा क्या सीन है। परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है भाई। ये देखो भाई आप जेड चला रहे हैं मोहतरमा जी। तो परफॉर्मेंस अभी दिखा देते हैं आपको। ये बीच में आ रहा है खूंटा, इसको उठा रहे थे तो 3rd गियर में है अभी और 50 पे है। तो एकदम मतलब 7000 RPM पे एग्जॉस्ट नोट भी एकदम चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कोई 2-3 सिलेंडर वाली बाइक का एग्जॉस्ट हो ऐसा कुछ। और इतना पीक पावर इतना ऑटोमेटिकली इतना अनबिलीवेबल वाला है कि लगता नहीं है कि यार ये 150 सीसी का है। और तभी ये बीट कर पाती है भाई 200 सीसी तक की बाइक को, भाई कमाल की है। और R15 में इससे ज़्यादा पावर और वो टॉप स्पीड आती है। तो अगर किसी को ज़्यादा पावर चाहिए तो वो R15 की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर किसी का सिटी पर्पज़ से ज़्यादा सिटी पर्पज़ के हिसाब से ले रहा है बाइक तो फिर MT ही सही है, ज़्यादा बेटर चॉइस है। क्योंकि सिटी में तो भाई R15 जान ले लेती है, बार बार में गियर अप डाउन करो और फिर वो उसका सीटिंग पोस्चर भाई वो राइडर के भी खून पी लेती है भाई, सही पूछो तो। क्योंकि मेरे को इस हैंडल बार की आदत है तो मैंने 1-2-3-4 दिन तक रखी थी, मैंने R15 चलाई थी तो भाई हथेलियों में दर्द हो जाता है। वो उसकी भी एक आदत लगने के बाद एक अलग चीज़ है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे क्लिप ऑन हैंडल बार में ऐसे इतना एग्रेसिव स्टाइल है चलाए हुए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इतने कंफर्टेबल राइड की हुई तो भाई सही में भारी पड़ जाएगी R15। अगर ज़्यादा हाईवे के पर्पज़ के हिसाब से लेनी तो R15 की तरफ ही जाइए आप, फिर MT मतलब कि नहीं है, क्योंकि हाईवे पे मज़ा नहीं है MT में।
और इसकी परफॉर्मेंस है वो भाई 13,000 RPM तक ये जाते हैं मीटर भाई। कमाल का है, कमाल का। तो इसकी तारीफ़ मैं ये कहूँगा। और किन के लिए नहीं है भाई ये, तो अभी थोड़ा क्या है कि आउट ऑफ बजट या थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से आती है। लेकिन जो पैसा जो अमाउंट है भाई 2 लाख के अराउंड, लेकिन ये 2 लाख से ऊपर जा चुकी है, 2.25 लाख के समथिंग की हो रही है अभी ऑन रोड प्राइस में इसका। तो भाई थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन भाई कमाल की है। मतलब परफॉर्मेंस में ले लो, लुक में ले लो, किसी चीज़ में भी इसको अगर उठा के देखोगे ना ज़्यादातर तो A1 ही है भाई। और एवरेज के मामले में A1 है, और क्या चाहिए यार। मतलब रिग्रेट नहीं होता है कि अगर आप 2 लाख के समथिंग भी अगर इसके हम ज़्यादा भी देते हो ना, अगर आपको सेकेंड हैंड मिल रही है तो एक बार आप राइड करके देखिए आजू बाजू जान का पहचान वाले से, तो आपको पता लगेगा कि मतलब वाजिब है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन दिन ब दिन जो कीमत बढ़ती जा रही है तो उसका तो कहना ही क्या भाई। और किसी की ड्रीम बाइक है कि मेरे को लेनी है MT-15 है, तो हाँ इतना है कि भाई रिग्रेट नहीं होगा। चाहे आपके पास दो फ्रेंड के पास, किसी के पास 200, 250, 300 सीसी तक की बाइक होगी ना, आपके पास ये है, तो रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पास भी भाई यूँ फील आएगी कि भाई कि मेरे पास भी कोई कम चीज़ नहीं है, मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ है जो टॉप में है। तो भाई कमाल की है, इसके बारे में अब क्या ही कहूँ मैं। लेकिन बस इसका गंदा पता है और सीन क्या है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हैवी है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यामा की है, थोड़े कॉस्टली आते हैं भाई पार्ट्स, सर्विस कॉस्टली पड़ती है इसकी। यूँ नहीं है कि बाकी आप सोच रहे हो हीरो की, पल्सर की जो 150-200 सीसी की बाइकें जो जितनी सस्ती पड़ती है तो उतने उस हिसाब से पड़ेगी भाई। इसकी सर्विस नॉर्मली जाती है 1,500-2 हज़ार के समथिंग। और बाकी जब पेड सर्विस आएगी, ब्रेक पैड चेंज होएंगे 7-8 हज़ार किलोमीटर पे, तो भाई पीछे के ब्रेक पैड हैं इसके 1500, 1300, 1350, 1400, कितना भी इतने के समथिंग मतलब कॉस्ट पर करते हैं। और बाकी डिपेंड करता है भाई, बहुत मतलब 3-4 हज़ार रुपये तो नॉर्मली लगने शुरू हो ही जाते हैं चौथी सर्विस के बाद तो। और वो आपका राइडिंग स्टैंस देखा जाता है कि किस तरीके से राइड करते हो और कितना क्या इसका बैंड बजाते हो बाइक का, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस आएगा भाई आपका। और हर 7-8 हज़ार 9 हज़ार किलोमीटर के समथिंग इसके पीछे के ब्रेक पैड तो भाई चेंज करवाने ही पड़ते हैं आपको। तो अभी देखो आपके पर्पज़ की है या नहीं है। और अगर आपको लेना ही है बाइक तो भाई इतना कह सकता हूँ, कोई रिग्रेट नहीं होगा कि कितनी कीमत क्यों है इसकी। आप जैसे चाहो कस्टम मॉडिफाइड कर सकते हो, बस इसमें ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पार्ट्स हटाने पड़ेंगे अगर, और दिखेगी ऐसे जैसे कोई कस्टम करवाई हुई हो आपकी बाइक। तो इसका और NS हो गई, कुछ बाइकें रॉयल इनफील्ड की हो गई, तो इन बाइकों का कुछ सीन ही ऐसा है कि बहुत जल्दी कस्टम हो जाती हैं। तो एक बढ़िया सेगमेंट की बाइक लें तो रिग्रेट नहीं होता है भाई इन्वेस्टमेंट का। और बाकी डिपेंड करता है भाई, 8.5 में ली होगी कैसे क्या, तो भाई बहुत वाला दुखदाई वाला सीन हो जाता है जब सेल आउट करनी पड़ती है यार। और EMI का वो सीन नहीं रहता है तो भाई मेंटेनेंस कोई भी चीज़ कभी भी लो तो उसका मेंटेनेंस को